कोई भी गलतफहमी ये मत मानना कि मैम शॉर्ट में पढ़ाने लगी है। दिस इज अबाउट द चैप्टर। जो डिटेल में पढ़ाना था वो डिटेल में पढ़ाती हूँ, जो शॉर्ट में चलना चाहिए वो शॉर्ट में चलेगा। तो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड चैप्टर है, ये समझ लेना। मतलब हर साल क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी, अभी यहाँ से बहुत सारे डेटा ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन नहीं आया, तो पीवाईक्यूज ना होते हुए भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। दैट्स वाई आप इसको फोकस करते हुए इसके डेटा को मार्क कर लेंगे। सिंपली चैप्टर कहता क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसका मतलब हमें कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ चीजों को यूज करना है जो कन्वेंशनल से हटके हो, ताकि फूड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम एनहेंस कर पाए। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फूड्स के सोर्सेज क्या है, प्लांट सोर्सेज भी हैं, एनिमल सोर्सेज भी हैं, एनिमल फूड की लिस्ट बनाओ, प्लांट फूड की लिस्ट बनाओ, ये सब हम करते आ रहे हैं। तो आपको ब्रॉडली ये सोचना है कि इसकी नीड क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड। नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। और आप सबको पता है कि हमारा पूरा वर्ल्ड इस वक्त एक तरह से जो रास्ते पे चल रहा है या पाथ पे चल रहा है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत खुशी खुशी डैमेज करके मस्त जी रहा है। तो ये सब धीरे धीरे डिप्लीट होने वाला है, हो ही रहा है। ओके, चाहे वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात हो या किसी भी तरीके की आप वाटर पॉल्यूशन की बात करो, वॉट एयर पोल्यूशन की बात करो, या फूड के प्रोडक्टिविटी की बात करो, फूड की अवेलेबिलिटी की बात करो, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करो, तो इन्वायरमेंटल पॉइंट से बायोवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम लोग फिर से देखेंगे इन सब चीजों को रिलेटेड। ये चैप्टर किस पे फोकस कर रहा है? ये चैप्टर इस पे रिलेटेड है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन सोर्सेस तो लिमिटेड है। सोर्सेज लिमिटेड है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई। हम उस एरा में जी रहे हैं कि जब बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हम सिविलाइजेशन तो कब का हो चुका है, सबका एस्टेब्लिश है। वी नो द हार्मफुल थिंग, वी नो द हेल्पफुल थिंग, बेनिफिशियल हमारे लिए क्या है, सोर्सेज हमें क्या चाहिए, ये सब हम जान रहे हैं। लेकिन हम टेक्नोलॉजी को ऐड करके उन सोर्स को कंजर्व करके मेंटेन करने की या उनकी यील्ड को बढ़ाने की कोशिश कर, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें एक बताया फ्यूचर फूड, फ्यूचर फूड में हम लोग स्पाइरुलिना की बात किए थे, क्लोरेला की बात किया था, ठीक है। दैट इज फ्यूचर फूड, जहाँ पे आपको स्पाइरुलिना और क्लोरेला जो है वो अभी भी टैबलेट के फॉर्म में मिलते हैं, प्रोटीनेशियस सोर्स की तरह। लेकिन एक टाइम आएगा कि ये प्लांट, ये वेजिटेबल्स नहीं रहेंगे तो हम उनकी खेती करेंगे, और वो चल भी रहा है, टाइम आ रहा है, धीरे धीरे कई जगह पे वो हो रहा है, जो कि एज अ सोर्स ऑफ टैबलेट वगैरह यूज कर रहा है। तो एक तरीके से छोटे छोटे जो इंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें स्पाइरुलिना की खेती, ये सब चीजें अभी यूज होने लगी हैं। मशरूम कल्टीवेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें देखना है कि कुछ चीजें जो इनहेंसमेंट के लिए, हमारे फ्यूचर फ्रूट के लिए या स्टिल यूज हो रही है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड करके हमने, जैसे एक वो ब्रोकली देखो, ठीक है, ब्रोकली जो है वो नेचुरल नहीं है, हाइब्रिड है। एक आपने यहाँ पे देखा होगा A1 A2 मिल्क मिलता है। मैं भी शुरू शुरू में आई थी तो बहुत एक्साइटेड होकर लगाया था भाई, पता नहीं 70 रुपए लीटर या कितना। खुद के कृषि को कुछ हो जाए, 1 इंच बढ़ा नहीं, 1 इंच वेट नहीं बढ़ा, मतलब 1 ग्राम वेट नहीं बढ़ा होगा, 1 इंच हाइट नहीं बढ़ी, बंद कर दिया फिर मैंने, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूज हो रही हैं फॉर द एनहेंसमेंट, उनको आपको पढ़ना है और कैटेगरी वाइज पढ़ना है। एनिमल, एनिमल से रिलेटेड, प्लांट, फिर सिंगल सेल प्रोटीन, वही स्पाइरुलिना वगैरह आपका आ जाएगा। एंड देन इन्हीं की इनहेंसमेंट के लिए आप कुछ टेक्नोलॉजी बायोटेक के अप्रोच से यूज कर रहे हो, दैट इज टिश्यू कल्चर। तो माइक्रो प्रोपगेशन वगैरह देखना है। स्टिल दिस इज नॉट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, दोनों में माइन्यूट से डिफरेंस है, जब आएगा तो हम बात करें, ठीक है बेटा। तो रिक्वायरमेंट क्या है इस चैप्टर की, कि हम पॉपुलेशन बढ़ना तो बंद नहीं होगा और आराम तलब जिंदगी भी बंद नहीं होगी, तो हम खुद ही नेचुरल सोर्सेज अपने लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चल रहा है, ठीक है। उसी को आपको पढ़ना। तो एक तरीके से ये ठीक भी है, एथिकली आप बात करोगे तो कहीं कहीं पे गलत भी है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो नेचर के अगेंस्ट होती है। बट फिर भी क्योंकि पर्पस ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को बचाना है, कि जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और सोर्स खत्म होगा तो हम किस तरीके से
फूड की एनहेंसमेंट करें। और दूसरी एक चीज यहाँ पे आती है कि ऑलरेडी जो डिजीज हो रही है उससे भी रेजिस्टेंसी आ जाए, एक प्लांट एक क्रॉप हमारे लिए बच जाए, तो यील्ड को बढ़ा ले, रेजिस्टेंसी को बढ़ा दें, इन सब चीजों के लिए टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया तो वो फूड का एनहेंसमेंट हो जाता है। तो इसी को पूरा आपको पढ़ना है। हाँ बेटा, क्या बेटा, नहीं है तुम लोग, ले लो, लास्ट मॉड्यूल होगी शायद ये, फिफ्थ मॉड्यूल, ले लेना, आज मैं बोल देती हूँ। हाँ तो अब ये लास्ट हो गया, आई थिंक 4 मॉड्यूल जा चुके हो। ठीक है, मैं आज बोल दूंगी ऑफिस में, जितने लोग हो वो तो लेके चले जाना, जिनके पास नहीं है वो उनको पीडीएफ में भिजवा दो इस चैप्टर। वैसे एनसीईआरटी अपने लिए सफिशिएंट। विद एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पहला जो पैराग्राफ दिया हुआ है थोड़ी यही सब बातें लिखी हुई हैं। इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज मेजर नेसेसिटी, खाना पीना रहना अपने बेसिक नीड में आते हैं। ठीक है, कपड़ा क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड है जिसमें एजुकेशन को ऐड कर देना चाहिए, ये एक डिमांड है हमारे जैसे लोगों की। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान प्लस एजुकेशन। और वो एक मूवी है ना अभी, रैप वाली कौन सी थी, गली बॉय, उसमें वो एक जगह छोटा सा सीन है, वो पेंटिंग करता रहता है तो वो वहां पे लिखता है रोटी कपड़ा मकान प्लस इंटरनेट। ठीक है, तो एजुकेशन मस्ट बी देयर। तो आप समझ सकते हो कि उसी मेजर नेसेसिटी में जो कई हजारों साल पहले से चली आ रही है, चाहे राजा अकबर की बात कर लो या बाबर की बात कर लो, मुगल साम्राज्य की बात करो या अपने राजपूताना साम्राज्य की बात करो, पृथ्वीराज चौहान, कहीं की किसी की भी बात करो, तो ये चीजें तो चली ही आ रही। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एज अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज नॉट रिलेटेड टू हस्बैंड एंड वाइफ, सिंपली आपको ध्यान देना है कि दिस इज रिलेटेड टू ऑल एनिमल जो हमारे लिए वेलफेयर है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कैटल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यही आता है कि एनिमल हस्बेंड्री में आता क्या क्या, ठीक है। तो जितने भी आप एनिमल रिसोर्सेज से यूज कर रहे हो उनको बेनिफिशियल ले रहे हो, चाहे वो कैटल्स हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, चाहे वो फिशिकल्चर हो, चाहे वो फिशरी हो, एक्वाकल्चर हो, वॉट, ठीक है, दैट ऑल अंडर द एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। फिर एक क्वेश्चन क्या आ जाता है जहां पे आप प्लांट के रिसोर्सेज को देख रहे हो, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग हैव अ मेजर रोल इन अवर एफर्ट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। इनकी नॉलेज होना चाहिए। देखो ये सब कैसे टेक्नोलॉजी है ना, तो पहले तो आपको नेचुरल वो कैसा प्रेजेंट है ये भी पता होना चाहिए। तो इसके बैकग्राउंड में आपको एक चीज बहुत, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ये क्लियर होना चाहिए कि किसी जो आप पढ़ रहे हो एनिमल या प्लांट, ठीक है, उसका हैबिटेट क्या था, एनिमल किंगडम में जाओ, ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, उससे कौन सा मेडिसिन बन रहा है। ठीक है, जैसे कैंगर क्रैब का मैंने एक इमेज दिखाया था, ब्लड ब्लड आइसोलेट किया जा रहा था, उससे ड्रग बनाया जाता है। तो उस तरीके की चीजें आपको पहले जो नॉलेज है ना उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उनका हैबिटेट कैसा है। ये नहीं कि वो भाई ग्रो होने वाला था रशिया में और लाके हम केरल में उससे सोच रहे हैं कि वही क्वालिटी मिल जाएगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी के पहले वी हैव टू नो अबाउट द ऑल द क्राइटेरिया, जो उनका नेचुरली इन्वायरमेंट था या नेचुरल लाइफ स्पैन है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके अंदर कंपोजिशन है, ठीक है, वो सब हमें पता होना चाहिए, तब हम उस पर टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी उनकी क्या क्वालिटी है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तब हम एफर्ट लगा के उसमें कुछ या तो ऐड करेंगे या तो इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, सेवरल न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, याद आ रहा होगा, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड टिश्यू कल्चर, नई टेक्निक है ये भी। टिश्यू कल्चर एक्सप्लांट बताया था एक बार, प्लांट का मेरिस्टम पढ़ाते वक्त बताया था कि वायरस फ्री अगर आपको टिश्यू कल्चर करना है तो आप मेरिस्टमेटिक जोन से सेल के सैंपल ले लो, टिश्यू के सैंपल ले लो और उसको नेचुरल लेबोरेटरी में कल्चर करो, तो आप वहां पे उसको साइटोकाइनिन ऑक्सिन का ट्रीटमेंट दोगे, पीजीआर इसमें आ जाएंगे, तो वहां पे एक माइक्रो प्रोपेगेट करके आप टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर सकते हो और फिर वो जैसा प्लांट उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली उसको फील्ड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो दैट इज रिलेटेड टू, एक तो कन्वेंशनल चलेगा इस चैप्टर में और एक टेक्निकल चलेगा, क्लियर है, आर गोइंग टू प्ले अ पाइवटल रोल, पाइवट
पाइवट थ्योरी अभी आई नहीं है ना, इवोल्यूशन में है पाइवट थ्योरी। जैसे आप पूरा का पूरा प्लेन, पाइवट वर्ड लिया जाता है स्क्रू से, कोई भी प्लेन है, प्लेन में विंग्स हैं, डोर है, वट एवर द स्ट्रक्चर, तो पाइवट थ्योरी क्या कहती है, सब हर जगह स्क्रू से लगे हुए हैं, तभी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है। तो दिस स्क्रू अगर आप एक को रिमूव करो तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं पड़े। तो स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट होती जाएंगी तो एक स्पीसीज से हो सकता है बहुत नहीं फर्क पड़े, या इट इज रिलेटेड कि वो कौन सी की स्पीसीज है, ये सब इवोल्यूशन में बात करें। सिंपल मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि पाइवट रोल मतलब एक को रिलीज किया, नहीं कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, लेकिन कहीं तो एक ऐसा होगा कि जिस स्क्रू को आपने हटाया तो वहां का डोर या विंग उड़ेगा लास्ट, समझ रहे हो? दैट इज पाइवटल रोल, कि जिस पे डिपेंडेंट था, ओके, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन फर्दर इनहेंसिंग फूड प्रोडक्शन। तो ये थोड़ा टेक्निकल बेसिस पे रहेगा, बाकी कल्चर वगैरह बात करते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब ये वर्ड याद रखना थोड़ा, ठीक है? एग्रीकल्चर नाम आते ही हमें क्या आता है, खेती खल गृहस्थी वाला पोर्शन याद आता है कि क्रॉप वगैरह कल्टीवेशन करना इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। बट एग्रीकल्चर इज अ ब्रॉडर फिनोमेना, जिसके अंदर फिशरी भी आती है, एक्वाकल्चर भी आता है, और खेती वगैरह भी आता है, फिशिकल्चर भी आता है, ठीक है? मतलब वट एवर यू आर स्टडिंग अबाउट द एनिमल और प्लांट एज अ फूड, एज अ मेडिसिनल सोर्स, अगर आप उनको कल्टीवेट कर रहे हो तो दैट ऑल अंडर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ओके? तो प्लांट वाला तो रहता ही दिमाग में, ये थोड़ा सा एनिमल वाला और आज ऐड कर लो। और ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है, सबका कलेक्टिव, ठीक है? जैसे जिस जगह पे जो हो रहा होगा वो उसका लाइव स्टॉक है, लिविंग जितने एनिमल है वहां पे वो लाइव स्टॉक है, क्लियर? पोल्ट्री फार्म है तो पोल्ट्री फार्म में सारे हैन मुर्गी जो सब वहां पे प्रेजेंट है वो सब लाइव स्टॉक हो गया, ठीक है? कोई ऐसा बिजनेसमैन है वो एक साइड में डेयरी भी लगा रखा है, एक साइड में पोल्ट्री फार्म भी लगा रखा है, एक साइड में पीसी कल्चर भी लगा रखा है, उसको पता है कि आगे इनकी नीड है, तो व्हाई नॉट टुडे? तो वो आज से ही अपनी जो जमीन है, जो जगह है, उसको कन्वर्ट कर रहा है, उसका डिमांड बढ़ता जाए, ठीक है? तो उसके सारे कलेक्टिव जितना वो कर रहा है उसको उसका लाइव स्टॉक बोलेंगे। तो लाइव स्टॉक इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू ओनली कैटल्स, गाय भैंस, उससे रिलेटेड नहीं होता, यही गलती होती थोड़ी सी। तो लाइव स्टॉक इज रिलेटेड टू ऑल जो वहां पे यूज हो रहा हो, जो वहां पे ग्रो किया जा रहा हो, ठीक है? लाइव मतलब लिविंग, स्टॉक में स्टॉक, जो लिविंग का स्टॉक है वहां। एज सच इट इज अ वाइटल स्किल फॉर फार्मर। आप पढ़े लिखे फार्मर हो या नहीं हो, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि एक फार्मर को पता है कि वो वहां पे क्या ग्रो कर रहा है, उसके एरिया में क्या ग्रो होता है, उसमें किसकी खेती ज्यादा अच्छी होगी। जैसे अभी हमारा देश पूरे एक साल से किसान आंदोलन चल रहा था, रातों रात बंद हो गया, रातों रात बिल वापस हो गया, ठीक है? इतनी भयंकर पॉलिटिक्स होती है, उस पर तो बात ही नहीं है। लेकिन इस पूरे, आपको एक डेटा मैं बताऊं तो यहाँ पे, चलो डेटा पे नहीं बात करते, जनरल बात करते। पूरे इस कोरोना के टाइम में जितनी भी जॉब वो गई है सब एक तरफ, लेकिन स्टिल हमारे कंट्री का अनाज प्रोडक्शन हाई गया, ठीक है? मतलब किसान आंदोलन में भी है, हड़ताल भी कर रहे थे, लेकिन जो चीज पॉजिटिवली ग्रो की है दैट इज अनाज, फूड सप्लाई, उसकी कमी नहीं हुई है। इसको आप जनरल एक रिलेट कर सकते हो, तभी 80,000 करोड़ लोगों को पैकेज मिला है कि उनको फ्री फूड मिलेगा 6 महीने तक। ये क्यों पॉसिबल है? पहले फूड होगा तभी तो आप दोगे। वो फूड उन्हीं किसान के थ्रू आ रहा है, लेकिन हमारा एक अलग ही एरा चल रहा है कि परेशान भी उन्हीं को करना हो, ठीक है? तो है, ठीक है, उसकी कुछ पॉजिटिव बात है, कुछ नेगेटिव बात है, लेकिन सिंपल सी चीज उसमें थी कि आपको कोई चीज लाना है तो पहले आप कन्विंस करो। जैसे मुझे तुम्हें कोई चीज करना होगा और वो लीक से हटके होगा, तो पहले मैं कन्विंस करूंगी, तब मैं वो लाऊंगी, ऐसे रातों रात नहीं ले। तो उससे क्या होगा कि पहले माइंड सेट, उसकी पॉजिटिव चीजें भी थी, वो पहुंची ही नहीं, किसी तक नहीं पहुंची, ऐसा नहीं कि वो पूरा नेगेटिव था। बट खैर, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझो कि एक फार्मर होगा, वो एजुकेटेड है या नहीं है इट डजेंट मैटर, वो कितना एक्सपीरियंस है, कितने उसके घर में खेती गृहस्थी, कितने उसने वेदर क्लाइमेट चेंज और अपने जगह की सॉइल को पढ़ रहा समझ रखा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब इसी में क्या होता है, कभी कभी फार्मर्स के बच्चे एग्रीकल्चर से कोई डिग्री ले आते हैं,
ठीक है। कोई बाहर जाके रिसर्च कर लेते हैं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा आजकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रही। ठीक है, ये भी अच्छा खासा बिजनेस है आजकल। इनकी कोई भी ऑर्गेनिक शुगर, इनफैक्ट किसी भी चीज का आप प्राइस देखोगे वो नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक पल्सेस, तो वॉट एवर सिंपल, इसका क्या मतलब है, विदाउट यूजिंग द केमिकल। और फार्मर लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि वो केमिकल यूज कर रहे हैं। ये सब हम बात करेंगे कंजर्वेशन में ही डिटेल में। तो हर जो आप फ्रूट खरीद रहे हो, उस फ्रूट के अंदर भी कितना आर्सेनिक है, कितना टॉक्सिक एलिमेंट पहुंच चुका है। ठीक है, जिसकी एक लिमिट होनी चाहिए। लेकिन अगर एक फूड इंस्पेक्टर सही से काम करे तो ये जितनी दुकानें लगी है ना, ये सब बंद हो जाए, जो भी फास्ट फूड की है, इवन वेजिटेबल्स की है। क्यों? क्योंकि आजकल कुछ भी रियल बचा ही नहीं। और फार्मर्स लोग बहुत अच्छे से इस चीज को जानते हैं और वो मेंटेन कर रहे हैं। उनके घर में उनके खेती का एक जोन होता है, मेरे भी गांव में। ठीक है, जहाँ पे वो खुद के लिए खेती करते हैं, उसमें वो केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते हैं, वो प्योर रखते हैं घर के लिए जो है। और जो सेल करने के लिए, मतलब लौकी का साइज बढ़ा दो, तरबूज का साइज बढ़ा दो, खरबूज का साइज बढ़ा दो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, दिखने में अच्छा दिखे, सरफेस रफ ना हो, तो ये सब टेक्निक और चीजें जो आ गई है केमिकल, उसको वो उसमें यूज करते हैं। लेकिन एक नेचुरल उनकी धनिया की खुशबू ही अलग आएगी, आपके मार्केट की धनिया की खुशबू अलग आएगी। ठीक है, पहले जब मैं छोटी थी, अगर धनिया पिस रही है घर में ना, सिल लोड़े से पिसती थी, तो घर में पूरा खुशबू महक जाता था कि हाँ कुछ धनिया डल। अब तो काटते यहीं पे हम चौका लगाते कुछ पत्ते की, वो धनिया सिर्फ एक वो जो कहते हैं ना फूड प्रेजेंटेशन, तो लास्ट में 2 लीफ लगाने के ही काम आ रही, और कुछ ज्यादा बचा नहीं। तो बेसिकली क्योंकि मैं ये सब चीजें देखी हुई हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ। इसी तरीके से अगर एक मैं एग्जांपल दूं कि एक मशीन को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर है। देखो, फर्स्ट लेक्चर तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि ताकि आपको कोर समझ में आ जाए चैप्टर का। एक मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर जो होगा ना, वो कभी कभी एक इंजीनियर से ज्यादा नॉलेज रखता है, क्योंकि वो सालों से उस मशीन को चला रहा है, उस मशीन पे है, तो कहाँ पे कितना चेन ढीली है, कहाँ पे कौन सा नट हिल रहा है, लिस्ट। जैसे मैं फार्मा में काम करती थी, तो इंजीनियर बाद में आता था, एक वहां चौहान भैया थे, तो पहले उनको चौहान भैया वाली मशीन बंद हो। ठीक है, तो इंजीनियर तो जब तक आएगा तब तक वो पता है, उनको देख के पता चलता था कि जो टैबलेट की स्ट्रिप आ रही है उसमें क्या डिफरेंस हुआ, साइज में क्या चेंज हुआ, ब्लिस्टर फूल रहा है क्या, तो वो देख के बताते थे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा मशीन के किस पार्ट में। तो व्हाट आई मीन टू से कि डिपेंड्स ऑन स्टडी। ये ऑब्वियसली जो इंजीनियर होगा उसको ज्यादा पता होगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज रखता है ना, जो उस चीज को कर रहा है, उसको कई सारे उसके अप एंड डाउन का सॉल्यूशन वो एक्सपेरिमेंटली कर चुका है, तो उसको बुकिश नॉलेज की नीड नहीं होती है। ऑब्वियसली बुकिश नॉलेज इज वेरी नेसेसरी। अगर उसका फार्मर का बच्चा स्टडी करके आ जाएगा, और वो फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस, वो ऑर्गेनिक खेती की इंपॉर्टेंस, और चीजों को कैसे किस क्रॉप को इस क्लाइमेट में बढ़ाया जा सकता है, किसके हाइब्रिड बनाया जा सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर उसने अपनी फैमिली में ट्रांसफर कर दी, तो ऑब्वियसली उसकी फार्मिंग स्किल बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से होता है कि यहाँ पे हर चीज में आपको थोड़ा कन्वेंशनल चलेगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी चलेगा। एक तो ये आप अंडरलाइन कर लेना, लाइव स्टॉक की मीनिंग क्या क्या दिए हुए हैं। एक्सटेंडेड, इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, और आज की डेट में ये भी फार्मिंग है। पोल्ट्री का बिजनेस अच्छा खासा है, रोज आप देखो तो सुबह सुबह दूध वाले, अंडे वाले, ब्रेड वाले, बिना इनकी जिंदगी नहीं चलेगी। ठीक है, सब सब बढ़िया, एकदम इजी गोइंग। सुबह सुबह ऑमलेट बना, मतलब जो लोग खाते हैं उनकी बात करें, तो जो भी ये सब नाश्ता करते हैं, दैट इज अ हेल्दी, अभी भी प्रोटीनेशियस सोर्स है। ठीक है, इजी कुकिंग है, बच्चों को टिफिन में डाल दिया, बच्चे हो गए हेल्दी खा ली, खत्म कहानी। ठीक है, तो मीन्स पोल्ट्री फार्मिंग, और आप तो कोस्टल एरिया में है, तो फिशरीज की भी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। कभी कभी मुझे नहीं पता होता था स्टार्टिंग में कि वहां पे सूखी हुई फिश है, मैंने पहली बार देखी, और मैं वहां से भागती थी तेजी से, मैं यहाँ से देखो सामान ही नहीं खरीदू, मेरा ऐसा हाल हो जाता था। मैं वेजिटेरियन, ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि आप पूरे कोस्टल एरिया में हो। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछता है कि क्या चीज मिलता है, तो इतना तो अब इसके लिए आपको पढ़ाई की नीड नहीं है, वो यहाँ लिखा हुआ है कि मैराइन फिश मिलेंगी, मैराइन आपको क्रैब वगैरह मिल सकते हैं, ये सब मिला। लेकिन आप तो उसको देख देख के सीख चुके हो ना, फूड में खा चुके होगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे। एक बार मांडवी में देखा था, वो ऐसे मार के क्रैब पकड़ा, मैंने कहा ये क्या था भाई।
और फटाक से बैग में डाल दिया। तो देयर इज टेक्निक कि उसको कैसे पकड़ना है कि वो आपको डंक भी ना मारे, आपको हार्म नहीं पहुंचाए, स्टिंग ना करे, और आप उसको खत्म करके खा भी ले। तो फिशरीज, अगेन देखो बेटा एक वर्ड आ रहा है, फिशरी इज नॉट रिलेटेड टू ओनली फिश। ये छोटी सी गलती होती है, ठीक है। फिशरी इज नॉट रिलेटेड टू ओनली फिश। इसमें आ जाती है आपकी क्रस्टेशियन, प्रॉन मछली आप खाते हो, झींगा मछली, क्रैब, ये सब। देखो आज तो सब एकदम खुश, नॉनवेज लोगों को मजा आ रहा है, ठीक है। तो क्रैब, प्रॉन, ये जो आप खाते हो वो भी फिशरी का पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा रोल लो, प्रॉन किस फाइलम में आएगा? प्रॉन किस फाइलम में है? झींगा मछली, इज इट अ ट्रू फिश? क्या ये रियल फिश है? फिश है तो कहाँ आएगा, फिश नहीं है तो कहाँ आएगा? बहुत अच्छी बात बता दी। फाइलम बताओ कौन पढ़ेगा। इसलिए सोचो थोड़ा सा रुला देते। स्पाइसेस में होगा तब तो फिश हो जाएगी, फिर कहानी खत्म। तो फिशरी में ही चला जाएगा। ऑर्थोपोडा किसी ने बोला था स्टार्टिंग में, करेक्ट बोला था, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन? रो, रो थोड़ा सा और बताओ। 5 महीने में एग्जाम दे दूंगा। होमवर्क करना है इसको। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है प्रॉन में, क्रैब में? क्रस्टेशिया, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्रस्टेशियंस हैं प्रॉन एंड क्रैब। मोलस्का भी इसमें आ रहे हैं। मोलस्का की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर? बताना, कल बताना, कल बात करें। सिंस टाइम इमेमोरियल, एनिमल्स लाइक bees, silkworm, prawn, crab, fish, bird, pig, cattle, sheep, camel have been used by human। आपको याद नहीं है कि कब से ये यूज हो रहा है, लेकिन दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द आदि मानव साइड, ठीक है। जब आदि मानव थे तो भी वो यूज करते थे, और धीरे धीरे सिविलाइजेशन आया तो प्रॉपर पालना, इनको देख रेख करना, सब कुछ बढ़ता गया। ह्यूमन्स फॉर प्रोडक्ट लाइक मिल्क, एग, मीट, wool, silk, honey। It is estimated, this data is very important। अब बढ़िया हमारे फेस पे एक तमाचे की तरह है, पढ़ लो। It is estimated that more than 70% of the world livestock, 70% से ज्यादा लाइव स्टॉक कहाँ पे है? इंडिया और चाइना के अंदर। लेकिन हम कंट्रीब्यूट कितना करते हैं? 25%। मतलब वो रोड पे घूम रहे हैं, वो जैसे रहे, बड़े हो मरे, हमें कोई मतलब नहीं, हम प्लास्टिक उन्हें खिलाते रहेंगे, चलता रहेगा, यही चलता है, ठीक है। तो व्हाट इट सेज, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा, एनवायरमेंटल इशू से भी रिलेटेड, कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अलोंग विद द चाइना वर्ल्ड के पूरे टोटल लाइव स्टॉक में मोर देन 70%। मतलब वो बॉडी ऑर्गेनिज 70% है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो दैट इज लेस देन या इक्वल टू 25%। जब कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा होना चाहिए, या एक रेंज में होना चाहिए। 70% है तो एटलीस्ट 50% कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो इसका मतलब यू कैन रिलेट, यहाँ पे आपको सोचना चाहिए एज अ ह्यूमन बींग और एज अ फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यू मस्ट थिंक अबाउट दैट, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली 25%। इसका मतलब देख रेख, उनको, उनका जो एक तरीके से रखना, कंजर्व करना, उनको बीमारी फ्री रखना, ये सब, वेटनरी डॉक्टर, ये सब हमारे यहाँ कम, नंबर ज्यादा है उनके। इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी, हमारा इन्वायरमेंट उनको फेवर करता है, इनकी पॉपुलेशन को हमारा इन्वायरमेंट फेवर कर रहा है, लेकिन वो सस्टेन नहीं है, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं मेंटेन किया हुआ। However, it is surprising to note that the contribution to the world farm produce is only 25%. That is, the productivity per unit is very low। MCQ है। Hence, in addition to conventional practice, जो हम बात कह रहे थे कि पुरानी कोई टेक्निक हो रही है, पुरानी चीजें चल रही हैं,
एक जमाना था बेटा जो चोट लग जाए और आप मिट्टी लगा दो तो खून रुक जाता था और ठीक हो जाते थे, लोग खेलने लगते थे। आज के जमाने में आपने मिट्टी लगा दिया तो आपको टीके पे टीके और इलाज पे इलाज, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी। तो व्हाट इट मीन्स कि कोई भी चीज आप कन्वेंशनल नहीं कर सकते, और ये एवरीवेयर अप्लाई होता है। ठीक है, आप अगर फैमिली में कोई चीज देख रहे हो, जैसे कि एक सासू माँ लोग का बहुत फेवरेट सेंटेंस होता है, हमने तो बच्चे ही नहीं पाले हैं, इन्हीं के बच्चे हो रहे हैं। हर बहू को ये ताना सुनना पड़ता है, हमने तो 8 बड़े कर दिए, इनके 2 में हालत खराब हुई। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा बच्चे होते थे, अभी कम होते हैं। लेकिन भाई एक्चुअली अभी इन्वायरमेंट बदल गया तो कोई क्या करे। एक ही भारी पड़ रहा है, एक ही बच्चा पूरा टेक्नोलॉजी का दिमाग लेके आया है, एक जगह बैठ नहीं सकता है। ठीक है, उसके ऊपर खुद का इतना लोड है, वो गेम खेले, इंडोर गेम खेले, आउटडोर गेम खेले, मोबाइल का पबजी खेले, कि टीचर की बात सुने, कि दादी के किस्से सुने, कि मम्मी पापा की बात माने, तो उसके खुद ही बहुत सारे काम है। पहले क्या होता था, 10 साल तक तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, बस खिलाओ सुलाओ ये चलता था। और उसमें भी देखने वाले बहुत सारे, ज्वाइंट फैमिली और बड़े बड़े लोग। तो मम्मी को खुद ही नहीं पता बच्चा कहाँ है, वो सीधे रात से रात में, सुबह से रात में मिलता था तो भी चलता था, और बच्चा हेल्दी हेल्दी। अभी तो मम्मी लोग छोड़ दे बच्चे को, कुछ हो जाए तो भी आफत है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी कन्वेंशनल बात जरूरी नहीं है कि आज भी अलाउ हो, अप्लीकेबल हो। रिस्पेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, हम बहुत अच्छे से बीइंग अ साइंस और बीइंग अ सोशल, सब चीज से हमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा एक, एक्चुअली बहुत उस वक्त वुमेन स्ट्रांग होती थी। 4 बजे उठ के आटा भी पीस रही है घर में, रोज का प्योर आटा, रोज के प्योर आटे की रोटी बनाएंगी तभी घर वाले खाएंगे। ये सब होता था, हमने भी सुना है दादी के किस्से। ठीक है, तो बताते थे कि हम लोग का जमाना क्या था, कैसे रहना होता था, आज का जमाना क्या है। बट एक्चुअली आज का जमाना चेंज है। तो उसी तरीके से अगर इस तरीके का कोई अप्रोच है जो बहुत ही कन्वेंशनल चल रहा है, और आपको लगता है कि आपके यहाँ 25 साल पहले इस तरीके से खेती होती थी और आप पूरे एरिया में सबसे बड़ी क्रॉप आपकी आती थी, सबसे ह्यूज प्रोडक्शन, आप बड़े जमींदार हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब इन्वायरमेंटल इशू है, क्लाइमेट बदला है, चीजें बदली है। आपको अपनी कन्वेंशनल सोच में थोड़ा सा नया तड़का दे दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही सब लिखा हुआ है। Hence, in addition to conventional practices of animal breeding and care, newer technology also have to apply to achieve improvement in quality and productivity. देखो बेटा, कोई चीज बढ़ा रहे हो तो आप क्या बढ़ाओगे, या तो क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है, मतलब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा लो, या तो उसकी यील्ड बना लो, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो। जितना आपके 1 एकड़ में मान लो 2 क्विंटल आ रहा था तो 4 क्विंटल आने लगे, दैट इज कुछ आपने टेक्नोलॉजी यूज किया है। या तो डिजीज रेजिस्टेंस कर लो, इन 3 चीजों का मेनली चलेगा आपको। कोई चीज खानदानी चली आ रही है धरती पे, उस चीज को हमें इनहेंस करना है। तो आपको हमेशा कुछ नहीं भी आ रहा है, कोई सब्जेक्ट है, क्वेश्चन में आप फंस गए, तो इसी पे 4 लाइन लिख दो, to increase the quality, to increase the productivity, to make the disease resistant। उसके 2-4 लाइन भी पहले ये होता था, आज ये होता है। ठीक है, in earlier that is found कि one insect infect the and have destroyed the whole area of crop। ठीक है, लेकिन आज वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस बन गया है, तो उससे पूरी की पूरी क्रॉप के प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसी एरिया से जमीन उतनी ही है लेकिन यील्ड ज्यादा आ रही। एक एक मल्टी स्टेट, मतलब मल्टी स्टैक फार्मिंग स्टार्ट हुई है। तो आप एक ही एरिया में, आप जैसे मंजिला इमारतें बन रही है वैसे ही फार्मिंग चल रही है। खेत एक ही रहेगा लेकिन सॉइल की आपने लेयर बना ली है उसी खेत में, और वो भी प्रोडक्शन हाई हो रहा है। ये भी विदेशों में काफी ज्यादा तेजी से यूज हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग आना है इसी के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है बेटा, उसके अंदर आप देख रहे हो मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स। A professional approach to what have been traditional practices of farm management gives the much needed boost to our food production. Let us discuss some of the management procedures employed in various animal farm systems. Dairy farm management first. कुछ दाएं बाएं नहीं जाना है, एनसीईआरटी पढ़ा, मार्क किया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Dairy is the management of animals
डेयरी का नाम आते ही याद रखना मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कैन यू लिस्ट द एनिमल्स दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन डेयरी? डेयरी, काऊ, गोट, कैमल, ठीक है, और अरे भैंस को तो बोल दो, बफेलो तो बोल दो, डेयरी, ठीक है, बफेलो। कैन यू लिस्ट हो गया, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विद मिल्क फ्रॉम अ डेयरी फॉर्म? बहुत छोटे का है, चीज, बटर, पनीर, ठीक है। In dairy farm management, we deal with the processes and system that increase. देखो बेटा कहानी वहीं चलेगी हर पैराग्राफ में। Processes and system that increase. अगर प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, yield कम हो रही है, तो आपके मैनेजमेंट की नीड ही क्या थी? वो तो नेचर ही कर रही थी, समझ रहे हो? तो इंक्रीज yield एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। जैसे मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जांपल बताया था तुम्हें कि फ्यूचर में क्या होगा कि आप बनाना नहीं खाना चाह रहे हो, बनाना की चीजें मिल्क में आ गई, या मिल्क नहीं पीना चाह मिल्क नहीं पीना चाह रहे हो, फ्रूट बहुत पसंद है, तो मिल्क के जीन जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो चीज बनाना में आ गया, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। कुछ डेयरी में प्लेटिपल्स नहीं, नॉर्मल डेयरी में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, आएगा ही। In dairy farm management, we deal with process and system that increase yield and improve quality of milk. Milk production तो mammals सब कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सबकी मिल्क हम लोग प्रोडक्ट की तरह यूज करें, ठीक है। तो मिल्क yield is primarily dependent on the quality of breed in the farm. अब देखो बेटा ये सब क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट कि आपको किसका प्लेटिपस का मिल्क चाहिए क्या, ठीक है। इस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, हमको चाहिए क्या, जो चाहिए उसी को हम मैनेज करेंगे, उसी की यील्ड बढ़ाएंगे, उसी की क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ाएंगे। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड, गुड ब्रीड क्या होता है? अभी गांव के साइड में कैसे होता है, गाय खरीदनी है, भैंस खरीदनी है, रिसर्च चलेगी, उनकी अपनी लेवल की रिसर्च चलती है। किसका बछड़ा है, मतलब वो बछड़ा किस गाय का है, वो गाय कितनी लीटर दूध देती थी, उसका बुफेलो उसका ऑक्स कौन था, ठीक है, मतलब उसका पार्टनर कौन था जब गैमेट बना होगा, फ्यूजन हुआ होगा, तो वो क्या बहुत हेल्दी था, स्ट्रॉन्ग, बुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड जब काऊ की बात करोगे तो उसका लैक्टेशन हाई होना चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन काऊ के साइड एंड स्ट्रॉन्ग डिजीज रेजिस्टेंस, ये सब क्वालिटी आनी चाहिए बुल के साइड। तो अभी उनको नहीं पता है कि इसके पीछे गैमेट वेमेट रिप्रोडक्शन का ये थ्योरी चला है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर हो के वो बना है, उनको इससे मतलब नहीं है। वो पूछेंगे अरे भैया कार भैंसिया कितना दूध देती है, ठीक है, ठीक है, एक एक को बीमारी मारी तो ना है, ये सब पूछेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे, अगल बगल अपना लिंक निकालेंगे, इस गांव में कोई अपने जान पहचान का है क्या, तो उससे वो देखेंगे और फिर वो खरीदारी करके आएंगे। तो क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो नेचर में उसकी वाइल्ड से लेके जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज या ब्रीड, ब्रीड मतलब क्या होता है, सब स्पीसीज बेटा, स्पीसीज के नीचे, समझना इसको, ठीक है। हम जब काऊ बोल रहे हैं तो मतलब हम बहुत सारी काऊ की बात करेंगे, तो सेम ब्रीड मतलब सब स्पीसीज, ब्रीड जिसकी एक होगी वो सेम ब्रीड हो जाए। तो क्वालिटी ऑफ ब्रीड नॉलेज होनी चाहिए आपको कि आपके फॉर्म में कौन सी क्वालिटी ऑफ ब्रीड है। अब उसकी यील्ड ज्यादा थी लेकिन वो भैया एक ही साल दूध देने वाली है, उसको कोई तो बीमारी होती आ रही है, जेनेटिक हेरिडिटरी दिख रही है उसके लाइफ में, उसकी फैमिली में, वेटरनरी डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है। अपनी इच्छा से जिसको बनना हो वो भी बहुत अच्छा स्कोप है, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया, अपने देश में कमी है लेकिन इच्छा होनी चाहिए। मदर टेरेसा ऐसे ही नहीं मदर टेरेसा बन गई थी, उनकी इच्छा थी, उनको अच्छा लगता था गरीबों, किसी के छूट को देख के, किसी को चीजों को देख के, तब वो उनसे होगा। अगर आपको किसी के घाव है और उस पर बहे हुए मवाद से या पस से आपको घिन आ रही है तो यू कांट, मतलब आप उसका हेल्प नहीं करो, ठीक है, फिर दिखावा करो,
वो अंदर से नहीं आएगा। तो वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी फील्ड भी ऐसी है कि जब आपको अंदर से फील आए कि आपको जानवरों से लगाव है, तो दैट इज ऑल्सो एक अच्छे खासे थोड़ा सा 400 तक में मिल जाए, 400 450 तक, ठीक है। करियर उसमें भी अच्छा है। तो इसमें नॉलेज होनी चाहिए कि उसको क्या है, उसको कोई डिजीज चली आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको वैक्सीन हुई या नहीं हुई प्रॉपर, ये सारी चीजें इसमें आपको अभी आगे देखना पड़ेगा। बट मेन आप फार्मिंग करने जा रहे हो, आप मैनेजमेंट करने जा रहे हो, तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द ब्रीड्स ऑन द बेसिस ऑफ गुड क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। सब कुछ एक में मिल जाए वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही हो सकता है, ठीक है। वही बात कि बेटा ऋतिक रोशन जैसा दिखे, सचिन जैसा खेले, और महेश धोनी जैसा शांत भी हो, ठीक है, गांगुली जैसा लीडरशिप भी आ जाए, तो पूरा मतलब ऐसा कैरेक्टर डाल के, तो ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से होगा। इसलिए हमको यहाँ रेंज निकालनी पड़ती है कि हमारा पर्पस क्या है। ऑब्वियसली यील्ड होता है और डिजीज फ्री हो। जो हमने सेटअप किया है ये 2 साल में ही खत्म ना हो जाए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, अच्छी वैरायटी, हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल, यील्ड ज्यादा हो, अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया। सब कुछ यहाँ पे नेचुरल क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है। दैट्स वाई स्टडी होना चाहिए कि हम कौन सी ब्रीड ला रहे हैं, वो इस इन्वायरमेंट में रह सकती है या नहीं। वही बात कि हम यूरोप से लाके कुछ केरल में नहीं ग्रो करा सकते। कंबाइंड विथ रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये सब प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो कितना उस डिजीज से रेजिस्टेंस है। जैसे मेडकाउ डिजीज, तो मेडकाउ डिजीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर, ये सब चीजों की स्टडी। अब ये ऑब्वियसली इससे रिलेटेड मतलब स्टडी करे कोई बंदा, उससे या तो आप एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग, फार्मर्स लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, क्रॉप कैसे यील्ड करना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो ट्रेनिंग कर लो, या तो आपके घर से कोई पढ़ा लिखा आ जाए, तो उसका कॉम्बो बन जाता है। बेटा तुम लोग रिज्वाइन करना, मैं मैसेज नहीं करूंगी, है ना। For the yield potential to be realized, the cattle have to be well looked. Looked मतलब उसका देख रेख। कैटल से सिर्फ दूध निकाला और फिर छोड़ दिया दिन भर को उसको, वो कहाँ गया, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे नहीं काम चलेगा। इफ यू वांट टू हाई देन यू हैव टू कंप्लीट देयर फॉर्डर, फॉर्डर की क्वालिटी वहां पे नहीं रहना। बट प्योर इज ऑलवेज गुड, इंडिया इज वेरी गुड। टू इंडिया आजकल चल रहा है ना, वीर दास की पोएट्री वायरल हो रही है, तो वो टू इंडिया, दोनों ही इंडिया बहुत अच्छे हैं। इतना तो ब्लेस्ड है हम लोग कि एटलीस्ट इंडिया में पैदा हुए, वो बहुत अच्छी चीज। फॉर द यील्ड पोटेंशियल, चलो वापस आते हैं, टू बी रियलाइज दैट कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड, देख रेख होनी चाहिए। दे हैव टू बी हाउस्ड वेल, उनका पूरा क्या बोलते हैं, गौशाला, अगर गाय रखी है तो उसको बोलते हैं गौशाला, ठीक है, कैटल यार्ड। तो देयर इज समथिंग जो रखा गया है उसकी प्रॉपर देख रेख होनी चाहिए। शुड हैव एडिक्वेट वाटर, वाटर रोटेशनल होना चाहिए, कोई जमा हुआ वाटर नहीं है, ऐसा कि एक बड़ी बड़ी नाद और हौदी होती है, उसमें ही जा रहे हैं पानी पी रहे हैं और उसमें कीड़े भी हैं मकोड़े भी हैं सब कुछ, जो कि चलता है अपने इंडिया में, बहुत चलता है, अभी भी चलता है, गाय भैंस मतलब सब कुछ, ठीक है, कुछ भी खिला। घर में पूरे पूरे घर वाले जब खाना खाएंगे, जिसके भी थाली में जो भी चीज बचा है वो तो ठीक है, आप वो डाल दो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ खराब हो गया वो भी डाल दिया जाए, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि वी डोंट नो, पहले जमाने में उसमें वायरस नहीं थे, बैक्टीरिया नहीं थे, आजकल दुनिया भर के बैक्टीरिया वायरस हो गए, वो ग्रो करके आप तो खुद के हाथ से ही अपने पशु को खिला दिया। तो ये सब मेंटेन होना चाहिए, अब उनके भी पैक्ड फूड आ रहे हैं, वो सब मेंटेन करना चाहिए। एंड बी मेंटेन डिजीज फ्री, प्रॉपर जैसे आपका वैक्सीनेशन होता है वैसे कैटल्स का भी वैक्सीनेशन होता है अपने इंडिया में। अगेन ये भी चीज बहुत मेंटेन नहीं की जाती है, लेकिन हरियाणा पंजाब साइड कैटल्स को लेके, खेती को लेके बहुत ही ज्यादा वहां मतलब, आपको अगर बड़े रिच घर में शादी ब्याह की बात करनी हो ना, तो मतलब किसान के घर रिश्ता जाएगा, वो उधर का ट्रेंड है। कोई फॉरेन गया है, एनआरआई है, तो वो किसान का बेटा हो, हेलीकॉप्टर से उतर रहा है वो किसान होगा, है रियल में अपने कंट्री में हरियाणा पंजाब साइड है। दे आर वेल डेवलप्ड रिच है, उनको ये बोलने में नहीं कोई शर्म जैसी नहीं फील होगा कि हम किसान के बेटे हैं। उस साइड इसकी इम्पोर्टेंस समझी जाती है, और जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, और एजुकेटेड लोगों का मिक्सचर हो चुका है, तो एजुकेशन प्लस कन्वेंशनल का उधर आउटपुट दिख रहा है।
दैट्स व्हाई वहां लोग काफी रिच है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, यूएसए की बात करो, न्यूजीलैंड की बात करो, इसराइल की बात करो, ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में। वो किसान का बेटा है, मेरे को पता है, इसलिए उसके चेहरे पे चमक दिख रही है, पूरे पूरे लेक्चर में मैं देख रही हूँ। द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन अ साइंटिफिक मैनर। तुम तो देखते होगे, ये सब करते होगे ना, अच्छे से करते हो ना, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर। जैसे पहले देखो, पहले एक ऑप्शन रहता था कि आप पैकेट का दूध लोगे या बाल्टी वाले से दूध ले रहे हो, या आप जाके दूध ला रहे हो। मेरी आंख के सामने ये ऑप्शन आया था, और धीरे धीरे वो भैंस और गाय का दूध तो गायब हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सुरुचि जाओ पैकेट लो घर जाओ दूध। भूल गए हम कि प्योर दूध कहाँ होता है। पहले हम लोग कैन लेके जाते थे, उससे पहले हमने गांव में एकदम बिना उबाले दूध पिया हुआ है। मेरे पापा बोलते थे कि मैं, मेरे को मतलब याद नहीं है ये चीजें, लेकिन मैं दूध बहुत पीती थी, इसलिए मेरे को पापा को, जहाँ पे वो इंजीनियर थे वहां पे उन्होंने स्पेशली गाय रखी थी, क्योंकि मैं दूध बहुत पीती थी। और फिर मुझे दूध से भयंकर एलर्जी हुई, मैं दूध मिलाई तो ऐसे चाय को भी पी सकती हूँ, लेकिन कोई कह दे कि दूध पीना है, मेरा तो पूरा आफत है। दही भी सेम वे में, मेरे को दही में कुछ डाल के दे दो, मतलब लस्सी दे दो, चीनी डाल लो, रायता बना लो, लेकिन खाली दही ना बना। ठीक है, तो पता नहीं कुछ होता है लाइफ में, चेंज हो जाता है इंसान। बट लेना चाहिए सबको अच्छे से फूड। ये सब अभी नेचुरली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर क्वालिटी मेंटेन है, तो ये आपको लेना चाहिए। अदरवाइज यही चीजें फिर आप टैबलेट के फॉर्म में लेते हो 30+ होके, कैल्शियम की गोली लो, आयरन की गोली लो, तो सब गोली पे आ जाती है जिंदगी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर, फॉडर वर्ड क्या है, फूड ऑफ कैटल। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें, इन पे कोई गलती नहीं करना। डिसाइड्स स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, बोथ ऑफ द कैटल एंड द हैंडलर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जगह, वहां पे जो आपने जानवर रखे हैं वो भी, उनको भी नहलाओ धुलाओ, बढ़िया से रखो, सेपरेटेड उनके चैम्बर बनाओ। ठीक है, और क्लीननेस मेंटेन करो। लोग क्या करते हैं कि दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद खत्म बात। अब वहां पे गाय का गोबर है, यूरिनेट हो रहा है, दूसरी गाय आ रही है, कुछ भी चल रहा है। ठीक है, फिर वहां पे बहुत सारी मक्खियां उड़ रही है, मक्खियां तो खुद बहुत सारी डिजीज की कैरियर है, मैकेनिकल कैरियर है, तो कई चीजें अब उनमें ट्रांसमिट हो रही। कैटल एंड द हैंडलर, हैंडलर का भी प्रॉपर हेल्थ ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हैंडलर में कोई वायरल बैक्टीरियल डिसीज है, मेनली बैक्टीरिया। वायरल तो होस्ट स्पेसिफिक होता है, बैक्टीरिया ऐसा होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता है, तो बैक्टीरियल डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। ओके, आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस वाइल मिल्किंग, जब दूध निकाल रहे हैं, स्टोरेज जब हैंडलिंग कर रहे हैं, आप कैसा बर्तन यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो। इवन दिस इज न्यूजीलैंड और इसराइल का जो एग्जांपल बोल रहे हो, तो वहां पे ये अब हैंड से होता ही नहीं है। मैं कल इमेज लगा दूंगी थोड़ा, वहां पे प्रॉपर सिस्टम है, मतलब पूरा ट्यूब लगा हुआ है, जो ब्रेस्ट से मिल्क निकालने का है वो मशीनरी है, उसको कितना टाइट होना है, कितना लूज होना है, कैसे वो शक करेगा, उसके अकॉर्डिंग मिल्क आएगा, एंड देन मिल्क पूरा ट्यूब से ही ट्रांसफर होगा। उसको पास्चराइजेशन करना है तो पास्चराइज होगा, स्टोर होगा, पैक हो जाएगा, कोई हैंड हाथ लगेगा ही नहीं, एवरीथिंग इज मशीन। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो कई जगह जैसे ये अमूल वगैरह की इंडस्ट्री, अभी आपने न्यूज सुना होगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर रोड पे बहुत सारे अमूल के पैकेट फेंक दिए गए, क्योंकि वो गलत मिले थे, इन्फेक्टेड मिले थे। ठीक है, उसके बाद अमूल को चैलेंज किया पब्लिक ने, और सारे अमूल के ट्रक लुढ़काए जा रहे, इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद। फिर आपने कभी देखा होगा रियल का जो पैक जूस आता है, उसमें भी इवन स्नेक मिलने का एक वीडियो था, उसके अंदर स्नेक का बेबी था। तो दैट इज लाइक कि कैसा है, आप ऊपर से ढक्कन ओपन करते हो और पीने लगते हो, आपको पता नहीं है एक्चुअली उसके अंदर क्या है। तो आप फूड ऐसा प्रिजर्व फूड ऐसे प्रिवेंट किया करो जो ट्रांसपेरेंट पैकिंग में हो। रियल जूस कभी भी लाओ तो उसको आप ऐसे बॉक्स से मत पिए, निकाल लिया करो अपने घर में, अपने किसी यूटेंसिल में, बर्तन में निकाल लिया, देख लिया, उसके बाद पियो। एक सिंगल सी चूक से किसी के बच्चे की जान चली जाती है, मदर को जिंदगी भर पछताना होता है कि मैंने क्यों खिला दिया, क्यों पिला। ठीक है,
तो इन सब चीजों को है, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, लोग हैंडल कर रहे हैं अपने कंट्री में, ह्यूमन हैंडलिंग है, बातें कर रहे हैं, बातें करते करते कुछ वहां गिरा, छिपकली गिरी, मकड़ी गिरी, वो पैक हो जाती, चली जाती है आगे कहानी, जो पिया खाया वो खत्म हुआ। तो इस तरीके की चीजों को आपको, इसलिए पैकेज फूड पहले तो यूज मत करो जितना अवॉइड हो सके, लेकिन आजकल इजी गोइंग लाइफ में सब कुछ उस पर धीरे धीरे डिपेंडेंट होता ही जा रहा है। तुम लोग तो फिर भी रत्नागिरी में वो कम यूज करते हो, मुंबई दिल्ली साइड मतलब एवरीथिंग इज इन पैकेट, ठीक है, वो दूध को बॉयल भी नहीं करते हैं, वहां पे प्रोसेस्ड मिल्क आता है, बॉक्स लिया पिया और ऑफिस गए, ठीक है, एग ब्रेड लिया खाया ऑफिस गए, ऐसी लाइफ चल रही है। तो आपको ये सब चीजें थोड़ी सी अवेयर होनी चाहिए। तो कैसे उसका हैंडलिंग है, जब वो दूध निकाल रहा है, स्टोरेज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अभी कैसे है, अमूल वगैरह में बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइंस है, वो जो पूरी यूनिट है, चाहे आप ये शुरू क्या मिलता है इसके, चितले, चितले की भी यूनिट होगी, ए टू मिल्क की भी यूनिट होगी, अमूल की भी यूनिट होगी, वहां पे कैसे होता है, लोग सेट होते हैं, और जो अपने यहाँ है कि कोई भी आ जाए दूध दे जाए ऐसा वाला है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन जगहों पे कैसे मेंटेन होता है, वो खुद उस ग्वाले के घर तक उनकी पहुंच होती है, उनकी टीम होती है, वो उस जानवर का भी ध्यान रखते हैं, उसके प्रॉपर वैक्सीनेशन का टैग चेक होता है, टाइम टू टाइम क्वालिटी कंट्रोल के लोग जाते हैं, ठीक है, फिर वहां से उसका डेली का काम होता है कि मिल्क को स्टोर करो और उस यूनिट तक पहुंचाओ, इस तरीके से मिल्क आता है, फिर वो बड़े वेसल्स में सब मिक्स होता है, प्रोसेस होता है, ताकि वो स्टोर करके उसमें कुछ न्यूट्रिशनल इनहेंसमेंट करना है, ऑब्वियसली सब चीज आजकल पैकेट में पाउडर फॉर्म में पता है, तो क्या चीज ऐड कर दिया और उस मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई या उसकी यील्ड बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी नहीं यील्ड बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई, ठीक है, उसको इनहेंस किया और फिर पैक किया, तो देयर इज प्रॉपर मैनेजमेंट। अपने यहाँ भी ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पाइपलाइन बिछी है, दूध की सप्लाई जाती है, लेकिन दो दूध कहाँ से आ रहा है, कितना सही है, उसमें गाय का दूध है, भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, मेमना का दूध है, कुछ नहीं पता, बस वो व्हाइट कलर का है, इवन व्हाइट कलर में भी सर्फ डला है, पानी डला है, ये भी नहीं पता। मेरी खुद की छोटी जो सिस्टर है, अभी जो आई भी थी यहाँ पे, फिर आई है, वो उसको जब वो थी 8 महीने की, तो मुझे याद है उसके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो मैं भी छोटी थी, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्ट्रक हुआ था, और डॉक्टर ने डिटेक्ट किया था, तो उसमें फाइंड आउट हुआ था कि दूध जो ये पी रही है वो सही नहीं है। उसके बाद तो मेरे पापा ने दूध वाले का क्या हाल किया था वो मैं भूल ही नहीं। पापा बोले तुम पानी मिला लो, तुम कुछ भी मिलाओ, इसके लिए तुम कुछ मतलब उसने कुछ केमिकल मिलाया, बहुत मारा, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए फूड से रिलेटेड, और ये हर जगह है। अभी देख लो आप, कोई होली दिवाली त्योहार आएगा, ईद आएगा, जो भी मावा है एकाएक इतना प्रोडक्शन कहाँ से आ जाता, इतना, आपके कैटल्स तो नहीं बढ़ गए, नंबर ऑफ कैटल वही है, रातों रात खोए की दुकान लग जाती है, दैट इज टोटली केमिकल खोआ, वो है ही नहीं दूध, वो है ही नहीं दूध का मावा, इसलिए लोग लिंक रखते हैं थोड़ा कि हमें प्योर चीज मिल जाए, अच्छी चीज मिल जाए। इलाहाबाद बनारस ये तो पूरा मंदिर वाला एरिया है ना, तो वहां तो एकदम मिठाई बहुत चलती है हम लोग की साइड, तो उस वक्त ये जो करप्टेड फूड इंस्पेक्टर होते हैं उनका पूरा चांदी सोना वाला दिन होता है, खूब कमाओ खूब कमाओ, सबको सर्टिफाइड करते रहो, उनको पता है वो जाएंगे ब्लैकमेल करेंगे, हम तुम्हारा ये माल रोक देंगे, तुम्हारा वो दीजिए 1 लाख रुपए, साहब जाने दीजिए ना, साहब जाने दीजिए ना। तो कहीं कहीं वो लिमिट में हो रहा है, कहीं कहीं लिमिट के बाहर होता है, जब बाहर होता है तो पूरी की पूरी, अभी जैसे एक जगह 23-24 बच्चों की डेथ हुई थी, कहीं पे कुछ खाने में मिला हुआ था, फूड पॉइजनिंग हुआ था, तो दे आर लाइक कि कुछ चीजें भी यहाँ पे, मैं तो फिर बोलूंगी तो बहुत बोलूंगी, आपको कभी ढाबे वाबे पे खा रहे हो तो भी आप कभी ऐसे ग्रेवी वाली सब्जी मत प्रिफर करो, या तो दाल खाओ, दाल खाओगे तो आपको दाल की स्मेल से पता चल जाएगा कि वो आज की दाल है कल की दाल, या तो आप आलू की सब्जी खाओ, एक आलू खाते ही आपको पता चल जाएगा, ग्रेवी का कुछ नहीं, ग्रेवी ऊपर से बटर डाला, तड़का लगाया, फिर से उसका स्वाद बदल जाए, और वो टमाटर यूज नहीं करते, टमाटर से होता है खाना खराब, वो प्यूरी यूज करते, टमाटर की प्यूरी बना के यूज करते, वो 1 दिन 2 दिन चल जाएगी। तो ये कुछ चीजें होती है जो फूड पॉइजनिंग, जब डिजीज पढ़ोगे तो वहां पे भी हम बताएंगे, उनसे आपको प्रिवेंटिव थोड़ा डेली रूटीन में रहना चाहिए।
Nowadays, of course, much of these processes have become mechanized. Machinery use हो रही है, which reduces chances of direct contact of the produce with the handler. जो प्रोडक्ट है उसके हैंडलर से कांटेक्ट को प्रिवेंट करता है. तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट हो या कोई भी चीज है, सबसे पहली चीज उसमें यही आएगा कि आप सेलेक्ट करो, क्योंकि यू आर डीलिंग विद द नेचुरल थिंग. नेचुरल प्लांट देखोगे आप, नेचुरल एनिमल देखोगे, तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द गुड ब्रीड, अच्छी प्रजातियां, उस स्पीसीज की सब स्पीसीज अच्छी आप सेलेक्ट करो. प्रोवाइड प्रॉपर शेल्टर, उनको रखो अच्छे से. साइंटिफिक वे ऑफ फीडिंग, क्या उनको खिलाना है उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को ध्यान दो. सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, उनको हाइड्रेट रखो. वो तो नहीं बोलेंगे हमको प्यास लगी है वहां वहां चलाएंगे ऐसे, ठीक है. वो ये तो बोलेंगे नहीं कि हाँ पानी दे जाओ, हमको पानी खत्म हो गया. तो आपको खुद ही वहां पे वाटर की सप्लाई और रनिंग वाटर की सप्लाई, ऐसा नहीं कि आप स्टोरेज पानी उनको पिला रहे हो. मेंटेनेंस ऑफ डिजीज फ्री एनवायरमेंट, stringent cleanliness and hygiene, ये समरी हो गया. Ensuring these stringent measures would of course require regular inspection. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फॉरेन में क्या है, दे आर अंडर द रेगुलर इंस्पेक्टेड, और अपने यहाँ क्या, अपने यहाँ भी पोस्ट है, वो इंस्पेक्शन करने वालों की पोस्ट है, लेकिन ये सब ऑफिस में बैठे बैठे चैम्बर में पेपर पे हो जाता है. हाँ, फलाना गांव के इतने सारे देख लिए गए, क्या बोलते हैं इनको, मवेशी, मवेशियों को चेक कर लिया गया, ये सब हेल्दी है, यहाँ पे इतनी जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या है, वो ऊपर भी साइन हो गया, ऊपर भी ऊपर साइन हो गया. इतने मवेशियों को देखने के लिए इतना बजट पास होना चाहिए, बजट भी आ गया. वो पहुंचा नहीं किसान तक, सब कुछ यहाँ बीच में ही खत्म हो रहा है, कुछ 10% पहुंच गए मुश्किल से, कहीं कहीं तो वो भी नहीं पहुंचता. तो प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि उनको वैक्सीन लगा है कि नहीं, उनका प्रॉपर फूड मैनेजमेंट किसान कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, विथ प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, और ये रिकॉर्ड कीपिंग तो चैम्बर में ही हो जा रहा है. ऑन ग्राउंड फील्ड में गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए. ठीक है, कभी कोई गलती से अच्छी डीएम अच्छा हो गया तो उस एरिया के लोगों की हालत खराब रहती है कि डीएम साहब कभी भी आ जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग, ये सारी चीजें ऑन पेपर चल रही है, तभी आप समझ सकते हो कि 70% स्टॉक होने के बावजूद 25% कंट्रीब्यूशन क्यों है. It would also help to identify and rectify the problems as early as possible. अगर आप प्रॉपर एक रेगुलर इंटरवल पे इंस्पेक्शन करा रहे हो, जैसे 30+ एज में सजेस्टेड होता है खासकर फीमेल को कि आप एनुअली एक चेकअप जरूर कराइए. दैट इज नॉट नेसेसरी कि आपका एचपी कितना है, बीपी कैसा है, आप खाने में चलने में फिरने में कैसे हो. लेकिन हमारे कंट्री में फीमेल्स बहुत इग्नोर करती हैं अपनी हेल्थ. तो मैक्स टू मैक्स 35+ में हर फीमेल को अपना एक रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए. इट शुड बी इन 6 मंथ और 12 मंथ. तो उनको कुछ हो या नहीं, डेंटल चेकअप कराओ, रेगुलर चेकअप होने चाहिए. तो रेगुलर विजिट से क्या होगा, कोई भी चीज अगर इनिशियली अभी स्टार्ट हुई है तो वो रिपोर्टेड हो जाएगी. क्यों, क्योंकि उसका सिम्टम नहीं आया. सिम्टम आएगा तब तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ही जाओगे. उसमें भी लेडीज है तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, अरे ऐसे ही दर्द हो रहा है, वैसे ही दर्द हो रहा है, थोड़ा सा काम ज्यादा कर दिए थे, थोड़ा गैस बन गई थी, और पता चला रातों रात हार्ट अटैक आ गया. ठीक है, तो देर इज डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स कि हम कितना हेल्थ को पर्सनल लेवल पे, और जो पर्सनल लेवल पे करते हैं तो ऑब्वियसली कैटल्स के लेवल पे तो करेंगे ही करेंगे. ये भी कोई मेंटेन नहीं करते हैं ज्यादा लोग. जब तक खराब नहीं होगी तब तक तो वेटनरी डॉक्टर आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा. रेगुलर विजिट बाय अ वेटनरी डॉक्टर, यहाँ पे रेगुलर लिखा है. दैट इज नॉट अबाउट कि जब डिजीज हो तब विजिट. तो एक रेगुलर विजिट, प्रॉपर वैक्सीनेशन, इट शुड बी मैंडेटरी, होना ही चाहिए. यू वुड प्रोबेबली find it interesting if you were to prepare a questionnaire on diverse aspects of dairy keeping and then follow it up with a visit to a dairy farm in your locality and seek answer to those questions. ये सब स्टडी ट्रिप होते हैं, कहीं कहीं कराया जाता है, कहीं कहीं सब में चल रहा है. ठीक है, तो आपको कुछ भी अवेयरनेस होगी तो आप वहां पे जाओगे, अगर उस एरिया में उनसे पूछोगे कितना दूध देती है, क्या देती है, ये स्पीसीज, ये वाली गैया कितना देती है, वो वाली गैया कितनी देती है, तो आपका एक क्वेश्चन आया पूरा उस ट्रिप का रिपोर्ट बनता है. ठीक है, उसके बारे में लिखा. पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री का प्रोडक्ट, डेयरी फार्मेशन,
डेयरी का प्रोडक्ट तो यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, मीट आएगा और एग आएगा। क्लियर? पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉल बर्ड। सभी बर्ड के अंडे को नहीं खाते। हमारी बालकनी में हालत खराब किया हुआ है कबूतर ने। ये तो लोग इतने अच्छे के कुछ कह नहीं रहे। मकान मालिक भी आया था, बोलते दीदी से मैम वो कबूतर बहुत, मैंने कहा क्या करूं, एक होता है दूसरे के और एग आ जाता है, मुझसे हटाया नहीं जाता। पहले तो एक दो बार फोटो खींची थी, अभी तो बालकनी खोलने लायक नहीं बचा है। एक बार कोरोना के बाद जब आई थी तब भी यही हालत था, तब साफ सफाई की थी, वो भी वेट किया था कि बारिश हो, क्योंकि मैं थर्ड फ्लोर, मैं ऊपर सफाई करूंगी तो नीचे पानी जाएगा, और मुझे इन सब चीजों का बहुत रहता है कि दूसरा कोई परेशान हो। तो बारिश के दिन का वेट किया, सफाई किया, फिर घर गए, फिर आए। घर गए, यहाँ पे मेरे सामने सामने एक के बाद एक वहां पे 8-10 जनरेशन तो आ चुकी है। तो वो सुबह 4-4:30 बजे गुडर 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 गुडर, मैंने कहा मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद ही इनसे परेशान। अभी जस्ट जो रिसेंट में है वो छोटे छोटे बेबी है, तो वेट कर रही हूँ इस बार पंख आए और ये उड़ा, वही बालकनी सील कर दी। ठीक है। एक तरफ चादर लगाई है मैंने, अभी घर से लौटी तो वो चादर भी तो पता ही नहीं कि हवा से या किसी से गिरी होगी। तो दैट इज लाइक कि पूरा उनका घर हो गया। तो कैसा है ना कि हम सभी के अंडे नहीं खाते, इसलिए ये ध्यान रखना। फोल बर्ड, डोमेस्टिकेटेड फोल बर्ड्स यूज फॉर फूड और फॉर देयर एग्स, दे टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक। और इसमें क्या आता है एक, हाँ, चलो याद आएगा तो इतना चाहिए, टर्की, आगे लिखा ही है। ठीक है, टर्की एंड गीज, ये भी ध्यान रखना। हाँ, खाने वाले खाते हैं, सब खाते हैं। चाइना में चले जाओ फिर पता चलेगा क्या कहते हैं। द वर्ड पोल्ट्री इज often used to refer to the meat of only these birds, but in a more general sense, it may refer to the meat of other birds too. जैसे आप इवोल्यूशन में एक पढ़ोगे डोडो पक्षी, ठीक है, वो इंडेंजर्ड था, इंडेंजर्ड के बाद गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मीट बड़ा टेस्टी, और वो ह्यूमन को चैलेंज करता था, ठुमक ठुमक के आता था, भागते ही नहीं था, ह्यूमन को देखो तो भाग जाओ ना भाई, तुम्हारा शिकार कर। वो वही घूमता था, धीरे धीरे खा खा के सबने खत्म कर दिया। तो एक आपको पढ़ना है, इंडेंजर्ड स्पीसीज और पूरा एक्सटिंक्ट में डोडो आता है। खाते हैं भाई, सब खाते हैं, सब लोग सब बहुत चीज खाते हैं। सांप खाते हैं, पता नहीं कैसे लोग। एज इन डेयरी फार्मिंग सेक्शन सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री, फिर से देखो कहानी वही है, आप ब्रीड ले आओ, डिजीज फ्री पे देखो, यील्ड देखो, एग कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एग की क्वालिटी कैसी है, एग की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड, प्रॉपर एंड सेफ फॉर्म कंडीशन, अगेन उनको हैंडलिंग, उनको रखना, क्योंकि पता है बर्ड फ्लू आता है हर साल, खाना पीना बंद हो जाता है नॉनवेज वालों का, आ जाते हैं साग सब्जी पे, ठीक है। फिर थोड़ा तो सोचते हैं कि अरे उबाल लेंगे, बहुत ज्यादा उबाल लेते हैं तब ठीक हो जाएगा, लेकिन खाना नहीं छूटेगा। हमारे एरिया में नहीं आया है, ऐसे बोलते हैं, हमारे एरिया में नहीं है, जा जाके पूछते हैं ये नहीं कि बंद कर देंगे। तो दैट इज रिलेटेड भाई, उनमें भी डिजीज होती है, अगर आप इसको मेंटेन नहीं करोगे, प्रॉपर कंडीशन नहीं दोगे, तो जो आप फूड इन्हेंसमेंट के लिए मैनेजमेंट कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। अगेन प्रॉपर फीड, उनको भी जो खाना पीना है वो दो, वाटर दो, हाइजीन मेंटेन करो, एंड हेल्थ केयर आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। दिस इज अगेन अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप है, जो करना चाहे वो कर सकता है। सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड, प्रॉपर फीड एंड वाटर मैनेजमेंट, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एग्जांपल देखना, एक जर्सी गाय का दिया हुआ है, एक लेगॉन का दिया, ये यहाँ से पूछ लेता है इमेज से। बर्ड का है एग्जांपल, पोल्ट्री फार्म का एग्जांपल। हाँ, आज तो सब नॉनवेज ही खाओगे पता नहीं। यू मे हैव सीन टीवी न्यूज और रीड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट द बर्ड फ्लू वायरस। अभी कौन सा चल रहा है? नेपा वायरस, ठीक है, बर्ड फ्लू, नेपा वायरस, धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। विच क्रिएटेड साउथ में है और यूपी साइड में भी था, लखनऊ में भी था। विच क्रिएटेड अ स्केयर इन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली अफेक्टेड एग एंड चिकन कंजप्शन। और जब आता है न्यूज में आया नहीं कि उस एरिया में थोड़ा तो अफेक्ट पड़ता है, सबको तो बॉयल करके खाने की जल्दी नहीं होती, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो इनका
जो इनका बिजनेस करते हैं उनको पूरा का पूरा इफेक्ट रहता है उस चीज। फाइंड आउट more about it and discuss whether the panic reaction was justified। इसलिए मैं बता दी, तो मैं पहले ही डिस्कस कर ली। पैनिक रिएक्शन was justified, yes it is justified, but we have to about the knowledge कि कितना केस है, कहाँ से सप्लाई आई है, किस पोल्ट्री फॉर्म का है। वहां अगर नहीं है तो कुछ भी चीज हवा में नहीं आती, ठीक है। वायरस का ट्रैवल करने का एक इन्फेक्शन का प्रॉपर मोड है कि किस डिजीज का वायरस कैसे ट्रैवल कर रहा है। अगर वो उसमें नहीं कवर हो रहा है तो हमें नहीं देखना है, नहीं छोड़ना है, नहीं बेचारों का धंधा बंद करना है। जो जो 10 दिन पहले से ला के रखे हुए थे, जिनका कोई नाता ही नहीं है। रत्नागिरी में इवन कोरोना के केस तुम लोग को भी याद होता है, कोरोना के केस जब लॉकडाउन खुला तब तब आया था, मैं भी यही थी, समझे। तो जब तक लॉकडाउन था तब तक रत्नागिरी सिटी की बात कर रही हूँ, इधर खेड़वेड़ में रिपोर्टेड हो रहे थे। जो लोग मुंबई पुणे से छुप छुप के आ रहे थे उनसे आ रहा था, बट रत्नागिरी सिटी में केस नहीं थे। सिटी में कब हुआ, जब लॉकडाउन ओपन हुआ, मुंबई पुणे सब साइड से घर पे बच्चे आने लगे, लोग आने लगे जो जॉब छोड़ रहे थे, तब यहाँ पे दिन प्रतिदिन केस बढ़ते गए बढ़ते गए। मैं भी यहीं पे फंसी हुई थी, तो मैं बड़ा प्राउडली बोलती थी, अरे मेरे तो जिले में ही केस नहीं है, ऐसे में बोलती थी। सब लोग उधर परेशान होते तो मैं बोलती अरे यहाँ है ही नहीं, हम लोग आइसोलेटेड है, ऊपर है। तो जब तक यहाँ कोई ट्रैवल करके नहीं आएगा तब तक तो नहीं आएगा। और एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ट्रैवल, बाहर से नहीं कोई आता। पहले ही सब चीजें सभी सभी कंट्री अपने एयरपोर्ट पे कंट्रोल कर लेती, अपने सी सोर्सेज पे कंट्रोल कर लेती, तो इतना भारी पेंडेमिक नहीं था। लेकिन मैनेजमेंट में ऑब्वियसली कोई भी आ रहा है, फिर लोग भी उतने अवेयर नहीं है, सब डरने लगे थे, लोगों का बिहेवियर बदल रहा था कोरोना इन्फेक्टेड पीपल की तरह। तो लोग बताते नहीं थे, सिम्टम नहीं दिखा तो वो सिम्टोमेटिक होके बहुतों के बीच में गए। तो देयर इज मल्टीपल फैक्टर, बट वही है कि हमें पैनिक रिएक्शन जस्टिफाइबल देना चाहिए। अगर उस एरिया में है, सप्लाई आ रही है अफेक्टेड एरिया से, तो ओके है, आप पैनिक को बंद करो खाना पीना। बट ऐसे रातों रात नहीं बंद कर देना चाहिए कि किसी का पूरा बिजनेस ठप हो। हाँ, आ रहे फोर्थ वेव आ गई उस साइड, यहाँ आएगी तो कोई नाम ही नहीं लेगा। चलो ध्यान से इधर देखो, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फ्लू इन केस सम चिकन आर इन्फेक्टेड। तो चिकन अगर इन्फेक्टेड है या कहीं पे भी इन्फेक्शन है, उसको प्रिवेंट करने का सिंपल सा रूल है क्वारंटाइन एंड ट्रीटमेंट। आप यहाँ पे क्या होता है, लोग चिकन के चिकन मारने लगते हैं, खत्म करने लगते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, बहुत सारा पूरा बिजनेस उलट जाता है जैसे बर्ड फ्लू का नाम है। वही बात है, कोई चीज एक जो चेन से सप्लाई आ रही है, चेन से आ रही है कहीं ना कहीं से, एक्सेप्ट फार्मर्स, कोई भी प्योर नहीं खा रहा है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फार्मर को पता है कि उसने सीड कहाँ से लिया और उसको ग्रो करने के लिए उसने कैसा पानी डाला, कैसा खाद डाला, क्या है। इसके अलावा कुछ भी प्योर नहीं, ठीक है। तो चिकन के मार्केट में ऑब्वियसली कोई और कहीं पे इसको पोल्ट्री फार्म को मैनेज कर रहा है, वो और कहीं से ला रहा है। तो देयर इज चेन, इसलिए बहुत सारे क्या होता है कि उनको खत्म करने लगते हैं, किल होने लगते हैं, ठीक है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रॉपर केयर करें और इन्फेक्टेड जो है उतनों को ही सिर्फ खत्म करें, जिनकी पॉसिबिलिटी इन्फेक्शन की नहीं है उनको स्टडी करें, और उनको कोई भी इस तरीके का लाइक कि उनके, अब यही इंसान होता तो उसको मर्डर बोल देते, लेकिन मुर्गा काट रहे हैं तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनिमल ब्रीडिंग। यहाँ से थोड़ी सी अभी तक कहानी की बात हो रही है, अब थोड़ी टेक्नोलॉजी आएगी बेटा। ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीड के बीच में क्रॉस कराना ब्रीडिंग। तो अब जेनेटिक्स भी दिमाग में लाओ, पढ़ाई वाली चीजें सब दिमाग में आ जानी चाहिए। आप क्रॉसिंग करा रहे हो और उससे बनेगा नया नया जाइगोट, नए नए का कोई भी जो भी एनिमल है उसका बच्चा, दैट इज ब्रीडिंग। ओके, इसके टाइप्स पढ़ने हैं आपको। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, अभी तक क्या हम देख रहे थे कि मेंटेन कैसे करना है,
और उस मेंटेन में ब्रीड को सेलेक्ट करो। नाउ हम ब्रीडिंग की प्रोसेस देखें। Breeding of animals is an important aspect of animal husbandry. Obviously, this is the related to reproduction. और रिप्रोडक्शन होगी तभी नई जनरेशन आएगी, तभी जो आप फूड सोर्स के लिए इसको इनहेंस कर रहे हो और वो फूड सोर्स बनेगा। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल। फिर से मैंने बोला आंख बंद करके लिख दो, यील्ड बढ़ाना है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी, क्योंकि ये ब्रीडिंग है इसलिए डिजायरेबल पहले लगा दो, ये नेचुरल नहीं है। आप ब्रीड करा रहे, मतलब जो भी ह्यूमन इसमें इन्वॉल्व है वो उसको ब्रीड करा रहे हैं। दे नो अबाउट द स्पीसीज, दे नो अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव। उनको यील्ड बढ़ाना है, उनको क्वालिटी बढ़ानी है, क्या चाहिए उनको वो उन्हें पता है। तो डिजायरेबल क्वालिटी, ये मत भूलना, डिजायरेबल अंडरलाइन कर ले, ऑफ द प्रोड्यूस या प्रोडक्ट। फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर वुड वी ब्रीड एनिमल्स? वी ब्रीड एनिमल्स, हम क्यों बढ़ा ब्रीड करा रहे? ऑब्वियसली इसी सब से, किसी से हमें कुछ मिल रहा है, जैसे मीट ले रहे हैं, मीट एज अ सोर्स ले रहे हैं, तो उसके अंदर मसल्स क्वालिटी बढ़े भाई, मीट का प्रोडक्शन बढ़े, हड्डी हड्डी बढ़ेगी तो हम क्यों खाएंगे उसको। क्लियर है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम कोई मेडिसिनल प्लांट या सपोज कोई मेडिसिनल एनिमल को ले रहे हैं कि जिससे हमें कोई मेडिसिनल सप्लाई मिल रही है, उसके ब्लड से हम कुछ आइसोलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके किसी उसके एक्सोस्केलेटन से हमें प्रोटीन मिलने वाला है, समथिंग लाइक दैट। जैसे अभी एक और मूवी आई थी ट्रैप, राजकुमार राव की, एक ही बिल्डिंग में ट्रैप पे पूरी स्टोरी है। मुझे वो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मूवी लगी, थोड़ी सी चीजें इंडियन लगी, ठीक है। तो उसमें वहां चूहा भी शायद खाता है, मैं तो कहीं कहीं तो भगा दी थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्या क्या दिखा रहा है, फॉरवर्ड कर दिया। तो वो के कॉकरोच वगैरह सब, क्योंकि इनसे दैट इज लाइक इंसेक्टिवोरस, आपको नाइट्रोजन मिलना चाहिए, आपकी बॉडी, आपको पता नहीं है लेकिन आपके ब्रेन जो खाने को कह रहा है वो क्यों कह रहा है, उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको बायोमोलिक्यूल्स बनाने, इसलिए वो आपको सिग्नल देता है कि भूख लगी भूख लगी। आपके स्वाद के लिए मतलब नहीं है उसको कि आपको स्वादिष्ट खाना खिलाना, बॉडी की सेल खाना मांग रही है, ग्लूकोज मांग रही है। तो इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी, इसको इसके लिए हम ब्रीड्स को डेवलप करेंगे, हम क्या चीज सोर्स से ले रहे थे और किस तरीके का हमें चाहिए। अगर हम मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क किसका ज्यादा हेल्दी है, किसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू हाई है, हम वैसी ब्रीड बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। अगर हम एग ले रहे हैं तो एग की क्वालिटी किसमें ज्यादा अच्छी है, हम बहुत सारे पोल्ट्री फार्म में ब्रीड लाना चाहेंगे, और उनको मिला के अगर कोई हम नई सुपीरियर क्वालिटी की ब्रीड बनाते हैं तो दैट इज टू गुड, इसी पे काम चल रहा है, मतलब हो ही रहा है। aim of animal breeding, the increasing the quantity of it and improving the quality of produce, यही एम है। यील्ड बढ़ा लो और क्वालिटी बढ़ा लो, ऐसा नहीं कर सकते यील्ड कम है और क्वालिटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी, ठीक है। यील्ड जब अच्छी खासी यील्ड है, अब जस्ट सपोज एक कंट्रोल, जैसे आपने एक मार्केट में देखा होगा डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ पढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कोरोना जब चल रहा था तो डिमांड कम थी किसी भी नॉर्मल चीज की, जैसे कपड़े बहुत लोगों ने नहीं खरीदे हो, कई लोगों के कपड़े जूते छोटे हो गए, लेकिन फिर भी नहीं खरीद रहे थे क्योंकि सब बंद था। बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि ग्रोइंग एज में जो बच्चे थे, जैसे कृषु की भी एज में देख लो, तो उसके साथ नहीं हुआ, लेकिन उस एज के बच्चों को प्रॉब्लम होगा जो वो बहुत तेजी से ग्रो कर ले, ठीक है, तो उनको साइज का इश्यू होगा, शूज उसके भी छोटे हो गए थे। तो इस तरीके की चीजें हो रही थी लेकिन हम उसको ले नहीं रहे थे, तो डिमांड कम थी, लो डिमांड, फैक्ट्रियों में तो भरा पड़ा था, सप्लाई बंद हो गई थी, लेकिन वहां पे प्रोडक्ट थे। जो एकाएक लॉकडाउन आया तो एवरीवेयर देयर इज प्रोडक्ट, लेकिन डिमांड कम हो गई, डिमांड कोई कर ही नहीं रहा, किसी को रेस्टोरेंट जाने से मतलब ही नहीं है, किसी को होटल में रुकने से मतलब ही नहीं है, किसी को टूरिज्म नहीं करना है, तो एवरीथिंग, ये सारे बिजनेस कैसे हो रहे थे, ठप हो रहे थे। जैसे विशाखापट्टनम का एक गैस कांड हुआ था, न्यूज अगर देखे हो तो वो भी, अब सिंपल सी केमिस्ट्री है उसके पीछे, आपने इतने दिन से जो प्लांट बंद था उसके केमिकल रिएक्शन तो स्टडी करो, उसको ओपन कर दिया बस ऐसे, सिंपल सिंपल लापरवाही थी वो, और उससे उतने लोगों पे इफेक्ट पड़ा। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, ये एक केस होता है। लॉकडाउन के जो कोई दिन होते थे या आवर होते थे उसमें कैसा होता था,
डिमांड ज्यादा थी, जैसे 4 बजे तक यहाँ सब कुछ बंद हो जाना, तो न न पहले जाएगा, हम भी नहीं जाते थे, एग्जैक्ट 3:30 पौने 4 बजे घर से निकलो और फिर लाइन लगाओ, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें दो। तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। एक तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड, दूसरा अगर यहाँ पे 10 ही ब्रेड के पैकेट बचे और 50 लोग पहुंचे तो ऑब्वियसली 40 घर लौट जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये एक तरीके का मार्केट आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करना है, ताकि डिमांड बढ़े तो सप्लाई मेंटेन रह सके, सप्लाई है तो डिमांड, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई आपका प्रोडक्ट का डिमांड क्यों करेगा। आपको कुछ बताना पड़ेगा, गोल्डन राइस में ये क्वालिटी है, तो कोई बासमती राइस, गोल्डन राइस खरीद के घर लाए। समझ रहे हो? वही चीजें यहाँ लिखी है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बार आता है, तो ध्यान दो, शॉर्ट नोट्स में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन आर सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड। आप सिंपल इसका एक पार्ट लिख लो। स्पीसीज के बाद आती है सब स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं आपके सब स्पीसीज में, ठीक है। जैसे पोमेरियन, पोमेरियन डॉग, शायद मैंने इमेज भी लगाई, ये देखो, ये क्लोजली रिलेटेड एक ही जैसे हैं, उनके बीच में ब्रीडिंग हो रही है, तो दैट इज इन ब्रीडिंग होती है। ये डॉग डॉग ही है, ये भी डॉग डॉग है, लेकिन डिफरेंसेस दिख रहा है आपको, सब अलग अलग तरीके के सब स्पीसीज हैं, तो दैट इज रिलेटेड। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है ब्रीडिंग को समझते हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ सम कॉमन ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री इन द फॉर्म्स ऑफ योर एरिया। ठीक है, आपके एरिया को कुछ हो ऐसा फेमस तो आप देखो। जैसे साइवाल काउ फेमस है पंजाब की, आपका A2 मिल्क, एक होती है क्या है, मोरिया, मोरिया, मैं भी भूल गई, ठीक है, वो है काउ। तो दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा के एक नई वेराइटी को प्रोड्यूस करने की कोशिश चलती रहती है। तो इस तरीके की चीजें, ताकि दोनों की न्यूट्रिएंट वैल्यू, स्ट्रेंथ, ये सब चीजें आ जाए। फाइंड आउट द नेम, अभी आपके लोकल लोकल एरिया का होता है डिपेंडेंट। व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। अब देखो, बस वन लाइनर आप मार्क करते जाओ। सेम ब्रीड में इट इज नॉट रिलेटेड टू सेम स्पीसीज, बेटा स्पीसीज तो सेम है ही, रिप्रोडक्शन सेम स्पीसीज में ही होता है, नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करते हो तो, ठीक है। वाइल्ड क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग। इन मतलब अंदर, आउट मीन्स बाहर, डिफरेंट ब्रीड के बीच में, बट स्पीसीज स्टिल सेम है, यही आपको समझना होगा थोड़ा। तो ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझना है, जैसे आप होमोजाइगोसिटी समझते थे, प्योर लाइन, मेंडेलियन जेनेटिक्स में प्योर लाइन बनाना है, मतलब RRYY कैरेक्टर है तो मिक्स नहीं होगा ये R और Y के साथ, दैट इज प्योर लाइन, और RRYY अपना प्योर है। तब आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडली रिलेट करना, जब मैं बताऊं तो, जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो आप एक कैरेक्टर देख रहे थे, दो कैरेक्टर देख रहे थे, अभी आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म किया तो आपने देखा कि आपके खुद के अंदर 30,000 जीन है, 30,000 जीन, ठीक है। फिर आपको मैंने एक टेबल दिखाया था, वहां पे कहीं 15,000 थे, कहीं 10,000 थे, कहीं 2,000 थे, कहीं 1,000 थे, तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू सिंगल कैरेक्टर। जब एक जाइगोट बनता है, जब दो गैमेट फ्यूज होते हैं, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, इट इज रिलेटेड टू फ्यूज कैरेक्टर्स। हजारों कैरेक्टर की कॉपी मिलती है और फंक्शन होता है, तब कोई फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट आता है। इज इट क्लियर? उसी सबसे रिलेटेड आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिंक करना। तो ब्रीडिंग डिवाइडेड इनटू इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग बिटवीन सेम ब्रीड, स्पीसीज के अंदर है ही सेम ब्रीड, इनब्रीडिंग हो गया। इनकी कहानी खत्म, मतलब एक कॉमन एंसेस्ट्री चल रहे हैं इनके, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है। जब सपोज कोई कोई भी एनिमल ले लेते हैं, काऊ ले लेते, चलो काऊ, गाय गाय मैया की बात कर लेते, काऊ है तो काऊ के बच्चे बहुत सारे, ठीक है, इसी में कोई बछड़ा है कोई बछिया है, मतलब
मेल और फीमेल हो गया, तो इन्हीं भाई बहन हुए ये कायदे से, इनके बीच में फिर से क्रॉस करा दिया, तो दैट इज सिल्फिंग। काऊ की बात कर रही हूँ मेरी माँ, ठीक है। तो सेम जनरेशन के दो सिबलिंग्स जो हैं उनके बीच में क्रॉसिंग करा, दिस इज ऑब्टेन ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर। इन ब्रीडिंग के लिए मैकेनिज्म किया जाता है प्लांट और एनिमल में, ताकि आपको सुपीरियर कैरेक्टर मिल जाए। जो रोमन साम्राज्य वाली कहानी सुनाई थी याद है, वहां एक्चुअली में भाई बहन के बीच में शादी होती, ताकि गॉड का जो खून है रोमन साम्राज्य के अंदर वो किसी के साथ मिक्स ना हो जाए, वो भगवान है। और अंत में डिजीज आ गई, रेसेसिव डिजीज एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दैट इज के बिटवीन सेम ब्रीड। अब वो सेम ब्रीड कैसे, इस तरीके से क्रॉस, फिर से आप जस्ट सपोज इनके 4 न्यू जनरेशन, फिर से इनके बीच में क्रॉस, फिर से 4-5 ले लो न्यू जनरेशन, तो ऐसा 4-5 जनरेशन तक चलता जाएगा। 6 जनरेशन से तो आपको होमोजाइगस मिल जाएंगे, प्योर लाइन आ जाएंगे। और आप जिस कैरेक्टर के लिए ये प्योर लाइन करा रहे हो वो प्योर में आ जाएगा, मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट में मिल जाएगा। जस्ट सपोज TTRR मैंने कुछ लिया है, तो ये मुझे डोमिनेंट कैरेक्टर मिल गया, अब तो ये सुपीरियर कैरेक्टर आ गया मेरे पास। अब हमें क्या करना है, इसको इम्प्योर होने से बचाना है, ठीक है। तो वो वहीं पे इसी जनरेशन में चलता रहेगा, इसी हायरार्की में, इस लाइन में चलता रहेगा, एंसेस्ट्री से रिलेशन, इसको बोलते हैं बिटवीन द सेम ब्रीडिंग एंसेस्ट्री। आउट ब्रीडिंग में इंटर स्पेसिफिक को एकदम अलग कर दो। इंटर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब स्पेसीज, इंटर मतलब बीच में, दो स्पेसीज के बीच में, जहां लेक्चर खत्म होगा वही खत्म।